हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया कंसेप्ट। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि हमारा टॉपिक है, बेसिकली मैं लिख देता हूँ एसी इन रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो इतने टॉपिक अब हम कवर करने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एसी इन रेसिस्टर ले लेते हैं। एसी इन रेसिस्टर, ओके। तो देखिए, अगर हम कुछ इस तरीके का सर्किट बनाएं और यहाँ पर हम बैटरी लगा दें। बैटरी लगाने का मतलब हुआ कि ये जो है हमारा डीसी सोर्स है। ठीक है, बैटरी कैसा देता है, डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा डीसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें फ्लो करने वाला जो करंट होगा वह क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V बटा आर। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, काफी आसान है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसके जगह पर, इस डीसी वोल्टेज सोर्स के जगह पर हम क्या करें, एसी वोल्टेज सोर्स हम लगा दें, तब क्या यही सिचुएशन होगा? जी नहीं, यह सिचुएशन नहीं होगा। क्योंकि यहां पर जो अब हमको वोल्टेज मिल रहा है वह वोल्टेज कैसा मिल रहा है, Vm साइन ओमेगा टी के हिसाब से मिल रहा है। तो हम इसी सर्किट के बारे में बात करेंगे कि ऐसा सर्किट जिसमें हमारा क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एसी करंट का सप्लाई हो रहा है। तो एसी करंट के सप्लाई करने के साथ हमारे इस तरह के सर्किट में किस तरह का बदलाव हमको देखने के लिए मिलेगा, तो हम इस बात का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है एसी इन रेसिस्टर। तो यह आर सर्किट है, हमने केवल रेसिस्टर लगाया है इस सर्किट में, और इधर से मैंने क्या कर दिया है, एक एसी वोल्टेज सोर्स का मैं सप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर जो हमको वोल्टेज मिलेगा वह क्या होगा, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहां पर जो हमको करंट का सप्लाई मिलेगा वह क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं, आई आर। तो I इज इक्वल टू हमको क्या हो जाएगा, Vm बटा आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो I का वैल्यू आने वाला है वह कितना आने वाला है, Im साइन ओमेगा टी। यह वैल्यू आने वाला है जब हमने क्या किया, एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया अपने आर सर्किट में, तब हमारा कुछ इस तरह का कंडीशन हुआ। क्लियर है? अब इसका हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ के तौर पर दिखा देते हैं। इसमें हमको क्या दिख रहा है कि Vm साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। इसमें कहीं पर भी प्लस थीटा या माइनस थीटा का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि इनका जो फेज डिफरेंस है वह क्या है, वह सेम है। तो फेज डिफरेंस सेम है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये अगर हमारा वोल्टेज बता रहा है तो करंट हमारा क्या होगा, कुछ इसी के अनुसार चलेगा। जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो कुछ ये हो गया मेरा करंट के लिए। कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो है ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे, तो वोल्टेज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में, अगर यह वोल्टेज है तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वेक्टर डायग्राम हो गया। आप इस पॉइंट को
नोट कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है? अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, जब इंडक्टर में हम लगाएंगे तो हमारे साथ क्या पोजीशन होने वाला है, इस चीज को हम देखते हैं। और फिर और डिफरेंस समझिएगा कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर एराइज हो रहा है। तो ये हमारा आर सर्किट के लिए था। आर सर्किट में जब हमने क्या किया, एसी का सप्लाई किया, तो हमारा कुछ इस तरीके से सर्कमस्टांसेस हमको देखने के लिए मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर से। तो आपने अभी आर सर्किट में एसी करंट सप्लाई करने पर क्या क्या चीजें कंडीशन एराइज हुई वह आपने देखा। अब हम क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज का सप्लाई हम क्या कर देते हैं, इंडक्टर में सप्लाई कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं टॉपिक, एसी वोल्टेज। ये पूरा टॉपिक एक बार में देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर कहने का मतलब मैं किस तरह का सर्किट बनाने वाला हूं, एल सर्किट बनाने वाला हूं। एल सर्किट में क्या करने वाला हूं, एसी का सप्लाई करने वाला हूं। तो मैं कुछ सर्किट तैयार कर देता हूं कुछ इस प्रकार से। ये मेरा हो गया इंडक्टर और इसमें मैंने कर दिया एसी का सप्लाई। ठीक है, कर दिया। ये जो इंडक्टर है मेरा एल का है, इसका वैल्यू, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वह आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है। तो मैं अभी इसको वी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है वह कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, आप देख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। तो मुझे क्या करना है, करंट निकालना है अगर, तो मैं क्या कर देता हूँ, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई एल, फिर डी आई इज इक्वल टू वी एल डी टी। तो डी आई, वी के जगह पर हमारा क्या होगा, वी के जगह पर हमारा वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी करंट है तो मैं लिख देता हूं अब वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एल डी टी। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेट करूंगा तो यह क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा आई। वी एम को बाहर निकाल लेते हैं, एल साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा चला आएगा। ठीक है, और इसको लिखता हूं, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करता हूं, तो आगे सॉल्व करूंगा तो आई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, वीएम, वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करके ले आते हैं। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, वीएम बटा एल तो लिखना ही पड़ेगा। तो माइनस का माइनस कर दिया और कॉस ओमेगा टी को चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 90 माइनस ओमेगा टी कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा यहाँ का जो करंट है वह निकलकर चला आया। देख रहे हैं? तो अब हमको इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इस माइनस साइन को मैं कुछ इस प्रकार पहले लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू माइनस वी एम साइन 90 माइनस ओमेगा टी बटा ओमेगा एल। ठीक है, ऊपर में ओमेगा छूट गया था तो मैंने लगा दिया ओमेगा एल। ठीक है, दिख रहा है आपको?
ठीक है। वी एम माइनस वी एम ओमेगा एल, माइनस को माइनस जो है वो मेरा डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है करंट, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हमारा करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एम बटा ओमेगा एल को अगर हम क्या कर दें, आई एम मैक्सिमम करंट कर दें, तो हमारा इक्वेशन हो जाता है साइन 90 माइनस ओमेगा टी। देख रहे हैं? ओके, ये करंट मेरा निकल कर आया। हमने वोल्टेज क्या दिया था, हमने जो वोल्टेज दिया था वो क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी था। तो अब आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में फेज डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप 90 माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी। ठीक है, तो एक क्या है, इनके बीच में फेज डिफरेंस है। मैं माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करता हूं, इसको भी उल्टा कर देता हूं। मैं ऐसा लिख देता हूं, ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, तो अब माइनस साइन क्या हो गया, यहां पर कंपनसेट हो गया। तो अब देख रहे हैं ओमेगा टी यहां पर हो गया और यहां पर माइनस 90 डिग्री हमको चलकर आया। तो यानी कि क्या हो गया, इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। कितना का फेज डिफरेंस है, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वह किस प्रकार से बनेगा देखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा वोल्टेज मैंने दिखा दिया। ठीक है, यह V के लिए है, यहां पर मैक्सिमम हो रहा है 90 डिग्री पर। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है 90 डिग्री पर, तो करंट क्या रह रहा है, हमारा 0 रह रहा है। ठीक है, ये किसका हो गया, करंट का हो गया। ओके, क्लियर है? ये टाइम मैंने ले लिया। तो देख रहे हैं आप कि 90 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो मैंने दिखा दिया अपने इक्वेशन के अनुसार। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखा दिया। तो इसका अगर वेक्टर में हम शो करेंगे तो किस प्रकार से होगा, अगर वोल्टेज मेरा इस प्रकार से चल रहा है तो इससे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री कम होना चाहिए। तो 90 डिग्री इस प्रकार से करंट होगा हमारा किसमें, इंडक्टर सर्किट में, एल सर्किट में, जब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को जब हम सप्लाई करेंगे तब। ठीक है, देख चुके हैं आप, समझ चुके हैं कंसेप्ट को। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग जब कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारा क्या कंडीशन होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट के लिए आपको बताता हूं कि नेक्स्ट हमारा किस प्रकार से होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब कैपेसिटर सर्किट में हम एसी वोल्टेज को सप्लाई करेंगे। एसी वोल्टेज टू कैपेसिटर। ओके, मतलब कि सी सर्किट हम ऐसा शॉर्टकट में कह सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर सर्किट में हम एसी करंट को सप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन होगा वो देखते हैं। तो मैं क्या कर दिया, कैपेसिटर एक जोड़ दिया, सी कैपेसिटेंस का यह कैपेसिटर है और इसको मैंने एसी करंट से, ये देख रहे हैं एसी करंट का सिंबल है, एसी करंट का मैंने सप्लाई दे दिया। यहां पर जो मैं एसी करंट का सप्लाई दे रहा हूं वह V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, यहां पर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हम निकालते हैं कि कितना करंट आई यहां पर फ्लो करेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सी डीवी बाई डी टी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसा मैंने लास्ट एल सर्किट बनाया था, सॉल्व किया था, उसी तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। तो डी बाई डी टी, चूंकि V का वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वी एम साइन ओमेगा टी। इसको सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, फिर इसको लिख लेते हैं सी ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी। देख रहे हैं, अब कॉस ओमेगा टी है, हमको इसको क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है।
तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, माइनस साइन तो है नहीं यहाँ पर, तो सिंपल ही है। तो ये CVM को मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं IM लिख देता हूं, इस पूरे को हटाकर, और cos ओमेगा टी को मैं क्या कर लेता हूं, साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो अब क्या दिख रहा है, वोल्टेज का सप्लाई किया मैंने VM साइन ओमेगा टी, करंट क्या मिला मुझे, IM साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या हो गया, फेज डिफरेंस यहाँ पर हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री पहले ही है। तो मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे ये इसका ग्राफ बनेगा, ये तो वोल्टेज के लिए हो गया, ठीक है, और ये क्या है, करंट जो है वह 90 डिग्री पहले ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा करंट के लिए, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज के लिए और ये हो गया करंट के लिए। क्लियर है। इसका जब मैं वेक्टर में शो करूंगा तो अगर वोल्टेज हमारा कुछ इस प्रकार से चल रहा है तो प्लस 90 डिग्री, तो इधर 90 डिग्री पहले ही हमारा प्लस में करंट का फ्लो होगा। तो इस प्रकार से हमारा एसी वोल्टेज कैपेसिटर सी सर्किट में अगर लगेगा तो किस प्रकार से काम करेगा, इसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि प्लस का मतलब क्या होता है, लीड होता है, और माइनस जो कि हमारा एल सर्किट में काम कर रहा था तो वहां पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यहां पर लीड कर रहा है, आगे आगे चल रहा है। ओके, तो आई होप कि इसको आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमारा एल सर्किट, आर सर्किट और सी सर्किट में हमारा एसी करंट का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। डीसी करंट है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन जैसे ही एसी करंट है तो यहाँ पर हमको फेज डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो इंडिविजुअल एक एक करके हमने देखा, अलग अलग करके देखा। अब हम लोग इनको जोड़ कर देखते हैं, ठीक है, कि अगर हम रेसिस्टर को भी जोड़ दें, इंडक्टर को भी जोड़ दें और कैपेसिटर को भी जोड़ दें तो हमारा क्या इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको मैं आगे की ओर बताता हूँ कि क्या क्या चीजें अब आगे देखनी है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कोई अगर ऐसा सर्किट हो जिसमें इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों लगा हुआ हो। तो मैं लिख देता हूं टॉपिक, एसी सप्लाई इन आरएल सर्किट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमारा रेसिस्टर भी जुड़ा हुआ है तो मैं रेसिस्टर बना देता हूं, और ये तो इंडक्टर हो गया, ये हो गया रेसिस्टर, और फिर इंडक्टर भी जोड़ देता हूं, और इसको क्या कर देता हूं, सप्लाई दे देता हूं, ठीक है। तो यहां से जो सप्लाई में दे रहा हूं, एसी सप्लाई दे रहा हूं, यह क्या है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है। यह रेसिस्टर है R का और यह इंडक्टर है L वैल्यू का। तो यहां पर जो हमको करंट मिलेगा इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है रेसिस्टर में, जिधर वोल्टेज होगा भाई उधर ही क्या होगा, करंट भी होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं। लेकिन यहां पर जो हमको मिलेगा उसमें क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, फेज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जिधर वोल्टेज होगा उससे 90 डिग्री नीचे क्या होगा, करंट होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो मैं क्या करूं, इसका अगर निकालूं तो मैं फेजर से ही बना देता हूं, वेक्टर डायग्राम से ही बना देता हूं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो आर के कारण क्या हो रहा है, अगर हम आर के कारण बात करें तो जिधर वोल्टेज चल रहा है उधर ही करंट चल रहा है। मैं लिख देता हूं यह VR IR, ठीक है। लेकिन L के कारण क्या हो रहा है, L के कारण तो चीजें उल्टा हो जा रही हैं। L के कारण अगर वोल्टेज ऊपर चल रहा है
तो 90 डिग्री नीचे जो है हमारा क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में जो हमको नेट रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ यहां पर मिलेगा, भी। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको मैं मिला देता हूं इस लाइन को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से। ये हो गया मेरा O पॉइंट, ये हो गया मेरा A पॉइंट, ये हो गया मेरा C पॉइंट और ये हो गया मेरा B पॉइंट। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं काफी आसान तरीका से। तो अगर मैं VR की बात करूं तो VR में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, IR हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही L आ रहा है तो L में हमको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो ये OC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं OC इज इक्वल टू रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं बीच का वेक्टर निकालने के लिए। तो OC हमारा क्या है, अगर भी मुझे जो पता करना है वो है, और OA हमारा क्या है, तो VR है। रेसिस्टर वाला वोल्टेज तो नीचे ही चल रहा है, दिक्कत कहाँ हुआ है, इंडक्टर में हुआ है। तो मैं कर देता हूं VR स्क्वायर प्लस OB के लिए VL स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करता हूं, तो और सॉल्व करूंगा। अगर आप चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं या आगे भी आप बढ़ सकते हैं। तो VR क्या होगा हमारा, IR होगा, वोल्टेज ड्यू टू रेसिस्टर क्या होगा, करंट इनटू IR, V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूला से। अब वोल्टेज ड्यू टू इंडक्टेंस क्या होगा हमारा, मैंने आपको बताया है कि दो तरह के और भी रिएक्टर रेसिस्टेंस होते हैं, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर जो हमारा रेसिस्टिव होगा, अपोजिशन जो देगा उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्सल साइन से डिनोट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई एक्सल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, करंट तो सब में कॉमन ही है, तो मैंने इसको कर दिया सॉल्व। तो मेरा अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर बच गया। तो इस तरीके से मेरा करंट क्या निकल कर आ जाएगा, करंट निकल कर आ जाएगा V बटा आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर, मेरा यहाँ पर करंट निकल कर चला आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, करंट हो गया। जो मैंने वोल्टेज दिया उस वोल्टेज के लिए जो मेरा करंट यहाँ पर जनरेट होकर आएगा वह कुछ इस प्रकार से जनरेट होकर आएगा, और यह इफेक्ट कर जाएगा रेसिस्टर और इंडक्टर के रेसिस्टेंस पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर और रेसिस्टेंस पर। क्लियर है? इसको मैं चाहूं तो और थोड़ा सॉल्व करने के लिए लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू ZLR। ठीक है, ZLR मैंने लिख दिया, इसके जगह पर मैंने ZLR लिख दिया। इस ZLR को हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। क्लियर है? अब अगर इनके बीच में हमको फेज एंगल डिफरेंस मालूम करना है, तो यहां पर हम जो फेज एंगल डिफरेंस मालूम करेंगे वह tan फाई में मालूम करेंगे। तो tan फाई में मालूम करेंगे तो tan इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC बटा बेस, ये हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये AC जो है, देख रहे हैं आप, मैं दिखा दूं, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, VL के ही बराबर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं VL, और ये बेस में हमने क्या रखा था, VR रखा था। तो ये हमारा हो गया VL बटा VR। इसको और भी सॉल्व करके लिख सकता हूं, चूंकि मैंने यहाँ पर VL इज इक्वल टू आई एक्सएल भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं आई एक्सएल बटा आई आर, आई को काट देते हैं,
तो एक्सएल बटा आर, यानी कि यहाँ पर जो हमको फेज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वह इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस के वैल्यू के अनुसार हमको यहाँ पर फेज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर एसी सप्लाई हम आरएल सर्किट में करें तो किस प्रकार से हमारा क्या क्या इफेक्ट देखने के लिए हमको मिल सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथ में कि अगर हम आरसी सर्किट में अगर इसी चीज को सप्लाई कर दें, एसी करंट को सप्लाई कर दें, तो क्या डिफरेंसेस वहां पर देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट तेजी में देख लेते हैं एसी सप्लाई इन आरसी सर्किट। ठीक है, तो ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। ये हम लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी सर्किट में हमारा कैपेसिटर भी हो, इंडक्टर भी हो, कोई एक चीज से तो हमारा सर्किट बन नहीं रहा है, इन सभी चीजों को मिलाकर बन रहा है। क्योंकि किसी सर्किट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है, और कंडक्टर तो अपोजिशन दे ही रहा है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सिचुएशन एराइज हो सकते हैं। ये सभी रियल टाइम सिचुएशन है, वास्तविक सिचुएशन है, जो कि देखने के लिए आपको अक्सर मिल सकता है। तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, आपको केवल कंसेप्ट बता देता हूँ। जो पॉइंट आपको याद रखने हैं उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर अब डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो फिर से देखेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर, किसी भी चीज को इधर उधर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगा दिया है, तो कैपेसिटर मैंने लगाया, तो कैपेसिटर के अनुसार अगर वोल्टेज ऐसा होगा तो करंट कैसा होगा, ऐसा होगा, बता चुका हूं। और रेसिस्टर में तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, जिधर वोल्टेज है उधर ही क्या है, करंट है। क्लियर है? तो आरएल सर्किट में जो हम लोग ऊपर की ओर बना रहे थे, इस सर्किट में हम क्या करेंगे, सेम चीज को ऐसे नीचे की ओर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया, नीचे हो गया है, 90 डिग्री नीचे हो गया। तो अगर यह मेरा VR के लिए है तो यह मेरा क्या हो जाएगा, VC के लिए हो जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वह यहां पर मिलेगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमको यहां पर आएगा निकलकर, वह कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। V इज इक्वल टू रूट अंडर I स्क्वायर R स्क्वायर। अच्छा, मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, मैं समझ सकता हूं। तो मैं पूरा ही कर देता हूं। इसको कर देता हूं O, इसको कर देता हूं A, इसको कर देता हूं C, इसको कर देता हूं B। ठीक है, इसको मिला देता हूं। बिल्कुल उसी तरीके का कंसेप्ट लेकर चल रहा हूं, कुछ नया नहीं लेकर चल रहा हूं। तो OC वेक्टर मुझे मालूम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर OA वेक्टर का स्क्वायर प्लस OB वेक्टर का स्क्वायर करना होगा। तो OA पर कौन है मेरा, रेसिस्टर वाला वोल्टेज है, तो रेसिस्टर वाला वोल्टेज है तो VR स्क्वायर। OB पर कौन है, कैपेसिटर वाला वोल्टेज है, तो VC स्क्वायर। तो इसमें तो V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर VC कैपेसिटर वाला चला आया है, तो यहाँ पर जो हम R के जगह पर क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे। वहां पर क्या लिख रहे थे, XL लिख रहे थे। वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ पर कौन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मैंने आपको बताया है, आप पीछे का जब वीडियो देखे होंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। आपको अगर भूल चुके होंगे तो फिर से आप देख लेंगे। अगर डाउट होगा मन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। क्लियर है? तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसी प्रकार से। करंट को मैं बाहर कर देता हूँ, ये सब स्क्वायर पे है, कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ तो फिर करेक्ट कर दे रहा हूँ, निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बच गया, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बच गया। उसी प्रकार से ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, OC मेरा क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, क्लियर है? तो अब मुझे करंट मालूम करना है, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V बटा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर को हम चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं,
और चाहे तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो मैं तत्काल इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। और इसके बीच में अगर tan phi हमको निकालना है तो tan phi भी हमारा उसी प्रकार से हो जाएगा VC बटा VR। वहां पर हम लोग VL बटा VR कर रहे थे, फिर हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल कर आएगा, XC बटा R निकल कर चला आएगा। तो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम AC करंट अगर RC सर्किट में लगा हुआ हो तो हम कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट जल्दी से हम लोग RLC सर्किट भी देख लेते हैं। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग फटाफट RLC सर्किट भी देख लेते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर भी लगा हुआ हो, इंडक्टर भी लगा हुआ हो और कैपेसिटर भी लगा हुआ हो, तब क्या होगा। तो आप तीनों ही कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, अलग अलग आप देख चुके हैं। उसी कंसेप्ट के अनुसार हम लोग इसको काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सर्किट तैयार कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा बड़ा सर्किट बना देता हूँ इस बार। रेसिस्टर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया और AC सप्लाई कर दिया। ओके, AC सप्लाई जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर V = VM sin ओमेगा t कर रहा हूँ। चलिए, तो ये मेरा R रेसिस्टर है, ये मेरा L इंडक्टर है और ये मेरा C कैपेसिटर है। तो जब R रेसिस्टर है तो R रेसिस्टर में तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, जिधर वोल्टेज जा रहा है उधर ही करंट जा रहा है। लेकिन जैसे ही इंडक्टर है तो इंडक्टर में तो भाई दिक्कत है। इंडक्टर में अगर वोल्टेज ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री पीछे करंट जा रहा है, और कैपेसिटर में इंडक्टर का उल्टा है, अगर वोल्टेज ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री बाहर ऊपर जो है वह करंट जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है। तो इसका कुल अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या ग्राफ हमको देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। रेसिस्टर में तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही चला गया यह। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में क्या हो गया, एक ऊपर की ओर अगर चला गया, अगर मैं ऊपर VL को ले लूं तो नीचे मेरा कौन आ गया, VC आ गया। ठीक है, 90 डिग्री और मैंने दिखा दिया डिफरेंस। तो अब इसमें जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वह इसके कारण तो यहां पर मिलेगा, इन दोनों के कारण, और इसके कारण हमको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा। तो अब हमको इसका नेट रिजल्टेंट मालूम करना है, तो ऐसे ही यूं ही तो नहीं मालूम कर लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम फिर से उसी अनुसार इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, V = √VR² प्लस ब्रैकेट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको चाहूं तो आगे भी सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं अगर आगे सॉल्व करना चाहूं तो मैं कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूं, IR का होल स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये किस में आ गया, A माइनस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आ गया। देख रहे हैं, तो A माइनस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी क्लियर हो जाएगा कि ये सर्किट जो है हमारा किस प्रकार से काम करेगा। तो आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए कि आगे सॉल्व इसको करते हैं तो मैं क्या करता हूं, सब में से I कॉमन ले लेता हूं। तो I कॉमन में ले लूं तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम एंगल की बात कर लें तो फिर यहाँ पर एंगल हम वही tan में ही निकालेंगे। तो tan phi = हमारा क्या हो जाएगा,
एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। तो चलिए यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।